का लास्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब चैप्टर जितना ज़्यादा कम नंबर्स का है बोर्ड में, उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। बेशक कम नंबर का है, लेकिन जो क्वेश्चंस पूछे जाएं इसमें से वे अधिकांश बच्चे जवाब गलत ही दें, अधिकांश बच्चे। इसमें देखो सारी चीज़ें डिपेंड करे कि आपकी जो नॉलेज है टॉपिक पे वो कितनी शार्प है। ठीक है, तो चीज़ें आपको मेमोराइज नहीं करनी, समझनी है जितना भी आप समझ पाओ। ठीक है, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अपने आप में इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि शायद इस दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है। ठीक है, हमारा ब्रेन जिस तरीके से फंक्शन करता है वो सारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। हमारे ब्रेन में क्या होता है, एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। तो दो ही तो चीजें हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। इन्हीं के कॉम्बिनेशन से क्या बनी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक, संचार के साधन में हम देखें या कहीं भी देखें, रेडियोज में, टेलीविजन में, है ना, हम जहाँ भी कम्युनिकेशंस में, जो फोन पे हम बात कर रहे हैं, सब जगह क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तो हमेशा से थी। लाइट भी क्या है, रोशनी जो सूरज से आ रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। जो हम एक्सरे निकलवाते हैं जब हम बीमार हो जाए या कोई हड्डी ब्रेक हो जाए या किसी तरह का कोई हमें इनर ऑर्गन्स की हमें पिक्चर की रिक्वायरमेंट हो, तो उस केस में जो एक्सरे निकला है, तो एक्सरे भी क्या है हमारी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। गामा रेज से आई ट्रीटमेंट हो रही है आजकल, तो गामा रे भी क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। हीट एनर्जी, जब हम सर्दियों में ऐसे आग जला लें तो जो हीट वहां से महसूस हो, जो रेडिएशन आती रहे हमारे पास, वे इंफ्रारेड रेज हैं। ठीक है, वे इंफ्रारेड रेज भी क्या हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एक बहुत बड़ा ग्रुप है। ठीक है, तो अब मान लो इतना बड़ा ग्रुप है, तो इतने में से बस एक छोटा सा पार्ट है जिसकी वजह से हम देख पाते हैं, यानी कि हम देखते हैं। आवर आईज आर सेंसिटिव फॉर लाइट एंड लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है ना। तो हमारी जो आईज हैं वे लाइट देख पाती हैं, क्योंकि लाइट क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो हमारी आई जो है वे सेंसिटिव है किसके लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए, लेकिन एक छोटी सी फ्रीक्वेंसी की रेंज में। ठीक है, विबग्योर वॉयलेट से लेके रेड तक की इतनी सी, ये पूरा ग्रुप है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। तो इसमें से एक छोटा सा पार्ट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, वह पार्ट के लिए हमारी आईज क्या है, सेंसिटिव। ना तो उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी की, ना उससे कम फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हम देख नहीं सकते। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सब जगह है, चारों तरफ है, लेकिन इनके बारे में हमें नॉलेज नहीं थी, पता नहीं था। अब सबसे पहले एक साइंटिस्ट आया, मैक्सवेल, उसने एक थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन दिया। कैसा एक्सप्लेनेशन दिया, थ्योरेटिकल। तो मैक्सवेल ने सबसे पहले बताया था कि हमारे आसपास चारों तरफ क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। लाइट क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ये सबसे पहले हमें किसने बताया, मैक्सवेल। और मैक्सवेल ने ऐसा कैसे कहा, तो मैक्सवेल ने सीधी सी प्रकृति के बारे में चीजें या फिनोमिना हमें बताए। मैक्सवेल ने कहा जैसे प्रकृति के अंदर सारी चीजें नेगेटिव हैं तो पॉजिटिव भी हैं, ऐसे विपरीत हैं। सब कुछ क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। भाई धूप है, छाव है, प्लस है, माइनस है, नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है। इसी प्रकार उसने कहा, इसी प्रकार अगर जैसे फैराडे के हिसाब से हमने देखा कि फैराडे ने क्या बताया था, फैराडे ने हमें बताया था कि अगर किसी कोइल के अंदर से क्या चेंज हो, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो, तो उस कोइल के दो ऐसे एंड्स के बीच में क्या जनरेट हो जाएगा, ईएमएफ। ईएमएफ जनरेट होगा, दैट मींस क्या जनरेट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फैराडे कहता था कि मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा आप क्या निर्माण कर सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो वैसे ही उसने कहा कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा किसका निर्माण कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड का। कह रहा दोनों ही चीजें क्या हैं, पॉसिबल है। अगर ऐसा हो सकता है तो ऐसा भी हो सकता है। अब थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे कि मैक्सवेल ने क्या कहा। ठीक, तो मैक्सवेल से स्टार्ट करेंगे। तो मैक्सवेल जो सबसे पहले है ना, फैराडे फ्रॉम हिज एक्सपेरिमेंट ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फाउंड दैट ए चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक फील्ड। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, अगर किसी कोइल के अंदर से हम क्या चेंज करावें,
मैग्नेटिक फील्ड चेंज करावें तो क्या मिलेगा हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। ये बात किसने कही, फैराडे ने। स्टेट है फैराडे ने कही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाली चैप्टर में। फिर द क्वेश्चन है राइज, क्वेश्चन आता है क्या इसका उल्टा भी सच है, क्या एक चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जिसे हम चेंज कर रहे हो, क्या एक चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है, क्या चीज, मैग्नेटिक फील्ड, क्या ये भी पॉसिबल है? तो आंसर किसने दिया, मैक्सवेल। मतलब ये क्वेश्चन ही मैक्सवेल ने पूछा था कि हाँ क्या उल्टा भी हो सके, तो उसने कहा हो सकता है। सोचो भाई सारी चीजें नेचर में क्या है, विपरीत में है तो सही, तो अगर वैसा है तो वैसा भी जरूर होगा। तो मैक्सवेल ने कहा ठीक है हो सकता है, स्टेटिंग दैट द मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट ओनली प्रोड्यूस बाई इलेक्ट्रिक करंट, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मात्र इलेक्ट्रिक करंट की वजह से ही नहीं होता ये, लेकिन किसकी वजह से हो सकता है, आल्सो प्रोड्यूस बाई टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करावें तो भी मैग्नेटिक फील्ड का प्रोडक्शन हो सकता। यानी कि सीधी सीधी बात है, फैराडे ने कहा कि हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करावें तो किसका प्रोडक्शन कर दिया हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो मैक्सवेल कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज कराओ तो क्या प्रोड्यूस होगा, ऐसा हो सकता है। ठीक है, अच्छा फैराडे से, मैक्सवेल से पहले मैग्नेटिक फील्ड का निर्माण केवल दो जगह से होता था, या तो एक परमानेंट मैग्नेट जो मैग्नेटिक फील्ड दे रही है, या फिर एक करंट कैरिंग वायर, यानी कि एक चार्ज है जो मूव कर रहा है वो भी क्या देगा, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो सिंपल है। अब वहां पे ये कंसेप्ट नहीं था कि जैसे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज करावें तो हमें मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, ये बात उसने कही। हाँ ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज करा के इलेक्ट्रिक फील्ड की सहायता से भी आप क्या कर सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड का निर्माण कर सकते। ठीक है, तो ये बात मैक्सवेल ने सबसे पहले कही। फिर है मैक्सवेल कंक्लूडेड हिज आइडिया ऑन द बेसिस ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट व्हेन ही वाज फाइंडिंग द मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट आउटसाइड इनसाइड ए कैपेसिटर। अब ये हम एक बार थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ही फाउंड दैट रिजल्ट वर कांस्टेंट। मैक्सवेल पॉइंटेड दैट एम्पियर सर्किट लॉ बिकम्स consisted only fill along the conduction current, there is an additional current called displacement current। इसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे कि मैक्सवेल ने इस एक पैराग्राफ में क्या कहा। देखो हमारे पास क्या है, एक कैपेसिटर है, ठीक है, और इस कैपेसिटर को हमने कनेक्ट कर दिया की के द्वारा एक बैटरी से या एक सेल से। तो जब मैं यहां पे की क्लोज करता हूं तो इसके अंदर क्या आएगा, करंट। ठीक है, जब इसमें करंट होगा तो मेरे पास होगी एक छोटी सी मैग्नेटिक नीडल, यानी कि कंपास, मैग्नेटिक कंपास। तो जब मैं अपना मैग्नेटिक कंपास इस यहाँ पे करंट, तो यहाँ इधर से ऐसा होगा, तो जब मैं इसके चारों तरफ यहाँ कहीं भी अपना मैग्नेटिक कंपास रखूंगा तो हमारा उस कंपास का जो नॉर्थ पोल होगा वो क्या करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब हम, है ना, और स्टीड का यही तो एक्सपेरिमेंट था कि करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम उस मैग्नेटिक फील्ड में कहीं भी हमारी जो है मैग्नेटिक कंपास रखेंगे तो मैग्नेटिक नीडल क्या करेगी, टिल्ट करेगी, यानी कि चलेगी। इसका मतलब है कि यहाँ पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा, क्योंकि इस लूप के अंदर यहाँ पे क्या है, करंट है। ठीक है, तो बात समझ आई। लेकिन अगर मैं यहां करूं बीच में, क्या इस कैपेसिटर के बीच में भी करंट होगा, बताओ जरा। इससे पहले, मैक्सवेल से पहले हम क्या समझते थे कि कैपेसिटर के बीच में करंट नहीं होगा, क्योंकि करंट होता क्यों है, करंट होता है ड्यू टू द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। क्योंकि किसी पॉइंट से कुछ अमाउंट ऑफ चार्ज निकल जाएगा 1 सेकेंड में, तो जितना चार्ज 1 सेकेंड में वहां से निकल गया तो उसी की वजह से वहां पर क्या होगा, करंट होगा। इतना ही तो हमने समझा कि करंट होगा अगर वहां से क्या निकले, क्या इन दो प्लेट्स के बीच में चार्ज गया, नहीं गया, यानी कि यहां पर करंट नहीं होना चाहिए, लेकिन करंट होता है। एक अलग तरह का करंट, एक अलग तरह का करंट होगा। यहां जो करंट होगा इस करंट को क्या कहेंगे, कंडक्शन करंट, आईसी, कंडक्शन करंट। यहां जो करंट होगा, कह रहा यहां भी करंट होगा, और यहां जो करंट होगा उसे क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट करंट। क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है कि आपके पास एक सर्किट है और उस सर्किट, वो सर्किट क्या है, कंटिन्यूअस नहीं है। सर्किट है और वो कंटिन्यूअस नहीं है, ब्रेक है कहीं से। अब ब्रेक है उसके बाद भी करंट है, क्या ऐसा पॉसिबल है,
आप बताओ, क्या किसी ब्रेक सर्किट है, कोई सर्किट है जो टूट रहा है कहीं से, क्या उस सर्किट में करंट आ सकता है? नहीं। क्या ऐसा हो सके? ऐसा हो ही नहीं सकता। यहाँ करंट है, ठीक है, इसमें नहीं है। फिर यहाँ करंट है, यहाँ करंट है, यहाँ करंट है, यहाँ करंट है, बीच में नहीं है, ब्रेक कर दिया सर्किट, और यहाँ करंट नहीं है। यहीं पे मैक्सवेल ने पकड़ लिया, कह रहा यहाँ पे भी क्या है? करंट। आप करंट के डेफिनेशन को, कह रहा करंट के डेफिनेशन को चेंज कर दो, मॉडिफाइड डेफिनेशन बनाओ। मॉडिफाइड डेफिनेशन, केवल किसी पॉइंट से अगर चार्ज ट्रांसफर हो एक पर्टिकुलर टाइम में, केवल उसी वजह से करंट नहीं होता। अगर किसी पर्टिकुलर स्पेस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो रहा हो, क्या चेंज हो रहा हो? इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो रहा हो। हाँ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, उसकी वजह से करंट नहीं होता। इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर चेंज होगा तो करंट। बात समझ आई? तो वो कैसा करंट होगा? क्योंकि चार्ज तो चल नहीं रहा उसके दो पॉइंट्स के बीच में, चार्ज नहीं चला, तो कैसा कैसा करंट होगा? तो उस करंट को उसने अलग नाम दिया, दैट करंट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से वो करंट आया, ठीक है, चार्ज के ट्रांसफर से नहीं आया। तो उस करंट को हमने स्पेशल नाम दिया, उसका नाम क्या है? डिस्प्लेसमेंट करंट। कह रहे यहां पे कंडक्शन करंट होगा तो यहां भी करंट होगा, क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होगा। अब देखो कैसे, जैसे ही मैंने स्विच ऑन ऑफ ऑन किया, स्विच ऑन करते ही इस कैपेसिटर की प्लेट पे कितना प्लस आया? 2। यहां पे भी कितना माइनस आया? तो इनके बीच में लाइंस भी कितनी होंगी? ये मैंने लूप मान लिया, ठीक है, ये हमारा लूप है। फिर उसके बाद 2 प्लस और आया, क्योंकि ये चार्ज होगा, इधर 2 माइनस और आ जाएगा, तो इसके पास 2 लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड की और आ जाएंगी। क्या चेंज हो रहा है यहां पे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इस पर्टिकुलर लूप के अंदर क्या चेंज हो रहा है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। फिर इसमें हम चार्ज कर रहे हैं, फिर दोबारा से 2 प्लस आए, इधर 2 माइनस आए, फिर उससे 2 लाइंस और आ गई। फिर क्या चेंज हुआ इसका? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होता रहेगा। कब तक चेंज होता रहेगा? जब तक ये कैपेसिटर चार्ज हो। जब तक ये कैपेसिटर क्या होता रहेगा? चार्ज होता रहेगा, तब तक इस लूप के अंदर से इलेक्ट्रिक फ्लक्स मींस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास थ्रू द लूप, वे क्या होती रहेंगी? लगातार चेंज होती रहेंगी। जब तक वे चेंज होती रहेंगी तब तक कह रहा कि इस लूप के अंदर करंट होगा। अब कैसे पता चला कि करंट होगा? ठीक है, तो वही मैग्नेटिक नीडल, कंपास नीडल, वो यहां लेके आया। जब वो यहां लेकर आया, अगर इस लूप के अंदर करंट है तो अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है? क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। अब यहां क्लोज इंटीग्रल लिया हमने, क्या इसके अंदर करंट है एम्पियर के हिसाब से? नहीं है, एम्पियर के हिसाब से तो कोई करंट नहीं। जब कोई करंट नहीं है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इसलिए के हिसाब से कितनी होनी चाहिए? 0। भाई करंट 0 तो मैग्नेटिक फील्ड भी कितना? 0। लेकिन जब उसने यहाँ पे मैग्नेटिक नीडल रखी तो वो टिल्ट हुई। टिल्ट हुई तो इसका मतलब इस पॉइंट पे यहां क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। अब यहां मैग्नेटिक फील्ड है, इसका मतलब इस लूप के अंदर जो करंट है वो 0 नहीं है। अब 0 नहीं है तो ये वाला करंट तो वहां है नहीं, तो यहां कौन सा करंट है? चार्ज तो मूव नहीं कर रहा है। तब उसने कहा मैक्सवेल ने कि इस लूप के अंदर एक्चुअली में इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। अगर किसी जगह पे चार्ज भी ट्रांसफर ना करे, मात्र क्या चेंज हो? इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो, तो उस लूप के अंदर क्या होगा? करंट होगा। कह रहा तो ये जो लो है इसका, ये बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें एक कमी है। कमी क्या है? कि यहां पे एक करंट नहीं होगा। कितने करंट होंगे? 2 करंट होंगे। एक कंडक्शन करंट, कह रहा चार्ज के ट्रांसफर होने से जो करंट होता है उसे क्या कहते हैं? कंडक्शन करंट। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के चेंज होने से जो करंट होता है उसे क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट करंट। कह रहा 2 करंट होंगे। हाँ, यहां पे कंडक्शन करंट है तो डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं है, यहां डिस्प्लेसमेंट करंट है तो कंडक्शन में करंट नहीं है। इस पूरे सर्किट के अंदर ये होगा तो ये 0 और ये होगा तो ये 0, और दोनों हमेशा हर जगह क्या होंगे? बराबर। तो हमें मिला एक कंटिन्यूअस सर्किट। बात समझ आई मैक्सवेल की? तो मैक्सवेल ने अपने पहले पैराग्राफ में, अब से सेकंड पैराग्राफ में जो कहा वो देखो क्या है। मैक्सवेल कंक्लूडेड हिज आइडिया ऑन द बेसिस ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट उसने किया व्हेन ही वाज फाइंडिंग दैट मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट आउटसाइड कैपेसिटर से बाहर,
मैग्नेटिक फील्ड था और कनेक्टेड टू द टाइम वेरिंग करंट, ठीक है। यूजिंग एम्पियर सर्किट लॉ ही फाउंड दैट रिजल्ट वर कंसिस्टेंट। मैक्सवेल पॉइंटेड आउट दैट एम्पियर सर्किट लॉ बिकम कंसिस्टेंट ओनली इफ अलोंग विद कंडक्शन करंट, कंडक्शन करंट के साथ अगर एक और करंट हम जोड़ दें, इसे क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट करंट, तभी एम्पियर सर्किट लॉ क्या है, कंसिस्टेंट है, यानी कि सही है, हर जगह लागू होगा। अदरवाइज हर जगह ये लागू नहीं है, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। बात समझ आई? तो ये कह रहा है एडिशनल करंट हमें जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि कैपेसिटर के बाहर भी मैग्नेटिक फील्ड है, कैपेसिटर के अंदर भी अंदर मैग्नेटिक फील्ड आने का तो मतलब ही नहीं। अगर हम बात करें किसकी, मैक्स एम्पियर्स की, एम्पियर सर्किट लॉ की, तो इस कैपेसिटर के अंदर आप लूप कंसीडर करोगे और एम्पियर सीधा सीधा बात कहता है कि जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगा, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू माय टोटल करंट ट्रेडिंग। इसके अंदर कितना करंट है, तो इसके अंदर तो एम्पियर के हिसाब से कोई करंट है ही नहीं। जब यहाँ कोई करंट ही नहीं है, क्योंकि कोई चार्ज चल ही नहीं रहा, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होना चाहिए, जीरो। अब करंट यहाँ पे नहीं है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं है, उसने यहाँ पे नीडल रखी है, नीडल टिल्ट हुई, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड यहाँ जीरो नहीं है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, चारों में टोटल लूप बना लो, उसमें भी है। तो लूप के अंदर से क्या चेंज हो रहा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अच्छा चलो ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, फिर जैसे ही ये कैपेसिटर हमारा कंप्लीटली चार्ज हो जाएगा, तो ये वाला करंट रुक जाएगा, ये करंट क्या हो जाएगा, जीरो। जैसे ही ये करंट जीरो हुआ, यहां पे भी ये पूरा चार्ज हो गया, प्लस यहां माइनस, तो इस लूप के अंदर से किसी प्रकार का भी इलेक्ट्रिक जो फ्लक्स है वो चेंज नहीं हुआ, वो बंद हो गया, एक पॉइंट पे आ गया, कांस्टेंट हो गया। तो यहां पे भी मैग्नेटिक फील्ड ने टिल्ट नहीं किया, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है यहां भी हमें नहीं मिला, नीडल ने यहां भी टिल्ट करना क्या कर दिया, बंद। यानी कि जब यहां का करंट जीरो हो गया तो ये भी जीरो हो गया। अब ये हम कह सकते हैं कि हाँ, कंटिन्यूटी ऑफ द सर्किट, की करंट फ्लो करता है जब सर्किट क्या हो, कंटिन्यूअस हो, एक लगातार, कहीं से भी टूट रहा होगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा। अब कैसे, ये सर्किट टूटा हुआ नहीं है, सर्किट टूटा ना, ब्रेक नहीं है। क्यों नहीं है ब्रेक, क्योंकि इसके बीच में इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, दैट मींस इसके बीच में भी क्या है, करंट। क्या ये पॉइंट क्लियर हो गया? तो इसने कहा कि ये जो करंट यहां पर होगा, जिसमें कोई चार्ज नहीं चल रहा, बस इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो रहा है ना, तो इसे कहा कि एक जो करंट होगा ये कौन सा होगा, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, चलो अब इसके बारे में, डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में हम थोड़ा सा डेफिनेशन हमने देख ली। क्या डेफिनेशन है, एक करंट विच कम्स इनटू प्ले, एक ऐसा करंट जो तब आता है सामने, इन द रीजन, किसी पर्टिकुलर रीजन में, इन विच द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज चेंजिंग विद टाइम, अगर वो टाइम के हिसाब से चेंज हो रहा हो, दैट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक, क्या क्लियर है यहां तक? ठीक है, तो अब रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हुआ तो हमें क्या मिला, करंट मिला। तो अब वो उसकी वैल्यू निकालते हैं, तो एस डी फाई ई अपॉन डी टी, ये किसके बराबर होगा, तो डी बाई डी टी, और फाई ई का वैल्यू क्या होता है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स बिटवीन दीज टू प्लेट्स, कैपेसिटर की दो प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला, या कहीं भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ई एस कोस थीटा। अगर मैं देखूं ये हमारा एरिया है, तो इसका एरिया वेक्टर इधर की तरफ होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर की तरफ ही है, थीटा कितना हो गया, जीरो, तो ई इंटू एस बच गया। ठीक है, तो हम यहां लिखेंगे ई इंटू एस। दो कैपेसिटर के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है, हाँ, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट, तो हम यहां लिखेंगे सिग्मा अपॉन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा, और इनटू में एस। सिग्मा का वैल्यू क्या होता है, क्यू बाई ए, एरिया, एरिया क्या लिया हमने यहाँ पे, सरफेस एरिया एस, तो ऐसे लेंगे, तो इसकी जगह मैं लिखूंगा यहाँ पे डी बाई डी टी ऑफ क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नोट, अच्छा ए नहीं लिखना, क्यू अपॉन एस इंटू एप्सिलॉन नोट, और इंटू में एस। इस एस से ये एस क्या हो गया, कैंसिल आउट। अब चार्ज तो देखो यहाँ पे चेंज हो रहा है, यहाँ पे भी, इस प्लेट पे भी और इस प्लेट पे भी, तो चार्ज तो अंदर रहेगा, लेकिन एप्सिलॉन नोट तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। तो हमारा जो यहाँ आया कितना आया कि डी बाई ई
इज इक्वल टू 1/ε0 और dq अपॉन dt। ये चीज तो करंट है ही, हम इसे क्या कहेंगे, करंट, आई डी, डिस्प्लेसमेंट करंट। तो इसे आई डी कह देंगे। तो हमारा ये आई डी जो है, अच्छा इसके जगह लिखेंगे पहले, ये डी पाई ई अपॉन डी टी इज इक्वल टू 1/ε0 इंटू में आई डी, और आई डी हमारा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट करंट। तो आई डी इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा, ε0 डी फाई ई अपॉन डी टी, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट होगा, यानी कि ε0 टाइम्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। क्या ये पॉइंट क्लियर हो गया, डिस्प्लेसमेंट करंट का और मैक्सवेल का। अच्छा, मैक्सवेल के बाद में एक साइंटिस्ट आया, कई साल बाद एक साइंटिस्ट आया हर्स, और उसने एक बिल्कुल पुख्ता एक्सपेरिमेंट दिया जिससे हमें पता चला कि क्या है यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। उससे पहले किसने बताया था इसके बारे में, मैक्सवेल। अच्छा, मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में कैसे बताया, थोड़ा उसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक। फिर इसके बाद क्या है, देखो अब मैक्सवेल ने इक्वेशंस दी थी, और इक्वेशंस के पहले उससे पहले ये पढ़ते हैं, क्योंकि इन इक्वेशन से हमें काफी सारी चीजें पता चलेंगी। तो 4 इक्वेशंस है जो हमने अब तक इस बुक में पढ़ी हैं, पहले हम वे पढ़ चुके हैं, ठीक। कौन कौन सी हैं, पहले मैं रफ में आपको बता दूं। एक है लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एक है लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एक है सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एक है सरफेस इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये सरफेस है, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, ये हैं, ये 4 इक्वेशंस हैं। अब इनमें से कुछ हमें पता है और कुछ हम यहाँ पे ड्राइव करके देखेंगे, बड़ी आसान है, सिंपल है सारे। चलो देखें, सबसे पहली जो आती है वो क्या है, गोस लाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो हमने पहले चैप्टर में पढ़ी थी गोस थ्योरम में। तो हमें यहाँ से क्या पता चला था, हमें यहाँ से पता चला था कि क्लोज इंटीग्रल ऑफ या सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन, ये हमें पता चला। इससे हमें ये पता चलता है क्योंकि ये चीज किसके बराबर है, टोटल फ्लक्स ऑफ एन एनक्लोज्ड सरफेस, यानी कि टोटल फ्लक्स जो है एनक्लोज सरफेस का, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो 0 नहीं होगा। अब वो 0 नहीं होगा, कब नहीं होगा 0, वो इसलिए 0 नहीं होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिसिटी में मोनोपोल्स एग्जिस्ट करते हैं। ये ऐसा हो सकता है कि उस एनक्लोज सरफेस के अंदर टोटल चार्ज जो है वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, मोनोपोल्स एग्जिस्ट करते हैं। वहां हो सकता है अकेला पॉजिटिव हो या अकेला नेगेटिव हो, ये ऐसे मोनोपोल्स यानी कि सिंगल में ये पॉसिबल हो सकते हैं। तो ये भी पॉसिबल हो सके कि जितनी लाइंस वहां से निकल रही होंगी उतनी लाइंस उसमें एंटर नहीं कर रही होंगी। मतलब मान लो निकल के कितनी लाइन गई, 1000, अब एंटर कितने ने किया, 500 ने, तो टोटल फ्लक्स तो आ गया ना एनक्लोज्ड का। लेकिन जैसे मान लो मैग्नेटिज्म में आप देखोगे, गोस लाइन मैग्नेटिज्म, तो मैग्नेटिज्म में क्या होगा कि क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एस, यानी कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ एन एनक्लोज सरफेस वो हमेशा कितना होगा, 0। वो इसलिए होगा, आप कोई भी एनक्लोज सरफेस ले, सपोज मैं एक यहाँ पे एक क्यूब लेता हूं, ठीक है, और मैं बात कर रहा हूं मैग्नेटिज्म की, ठीक। तो इसमें से कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकली, क्यों निकली, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, नॉर्थ पोल होगा। अब अकेला नॉर्थ पोल तो होता नहीं है ना कहीं साउथ भी होगा, हो सकता है साउथ इसके बाहर हो, कहीं भी हो, चलो इसके बाहर ही मान लो। अब ये नॉर्थ पोल और यहाँ क्या है, साउथ। तो इस नॉर्थ में से यहाँ से कितनी लाइंस निकली, मान लो 1000 लाइंस निकली, तो फ्लक्स आ गया। अब घूम के वापिस भी तो आएंगी, अब साउथ में एंटर करेंगी, क्या एंटर करके रुक जाएंगी, नहीं, फिर वापिस कहां तक आएंगी, नॉर्थ तक। तो एक्चुअली में इस एनक्लोज सरफेस में से अगर 1000 लाइंस निकल रही होंगी तो वे घूम के वापस आ रही होंगी वहीं पे, उसी पॉइंट पे, तो 1000 ही लाइंस इसमें एंटर भी कर रही होंगी। इसका मतलब ये है कि किसी भी एनक्लोज सरफेस का नेट मैग्नेटिक फ्लक्स आप देखोगे तो हमेशा कितना आएगा, 0। और इसका रीजन क्या है, इसका रीजन यही है कि इसमें मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते। सपोज करो आप केवल नॉर्थ पोल एग्जिस्ट करता तो बस नॉर्थ में से लाइन निकल रही होती, वापिस क्यों आती, क्योंकि वापिस आती तो किस में एंटर करती, साउथ में, साउथ तो है ही नहीं।
या केवल साउथ होता तो लाइन एंटर कर रही होती। लेकिन अगर मैं यही क्यूब ले और यहाँ पे अंदर क्या रखूं एक चार्ज, तो इसमें केवल पॉजिटिव चार्ज या केवल नेगेटिव चार्ज पॉसिबल है। हो सकता है इसके अंदर प्लस क्यू चार्ज है, तो इसमें से लाइन से बस क्या करेंगी, बाहर निकलेंगी, क्योंकि ये तो एनक्लोज लूप नहीं बनाती। तो इस एनक्लोज सरफेस का क्या होगा, कोई ना कोई नेट मैग्नेटिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स नॉन जीरो हो सकता है, लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स जो है एनक्लोज सरफेस का नॉन जीरो नहीं, यानी कि यहाँ पे मोनोपोल्स होंगे और यहाँ मोनोपोल्स नहीं होंगे। इतनी बात इसने, ठीक है, इन दो पॉइंट्स, इन दो जो थ्योरम है इनसे, ठीक। तो फर्स्ट हमारा यही है इसका जो लाइन सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन व्हिच इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। दैट means there exist monopoles। इसका मतलब है कि यहां पे मोनोपोल्स एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है, इतनी बात समझ आई। नेक्स्ट, गोस लाइन मैग्नेटिज्म, ये किसके बराबर आया, हमेशा जीरो के। इसका मतलब क्या है, दैट मीन्स देयर नॉट एग्जिस्ट there will not exist monopoles। इसमें मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे। एक और बात पता चलती है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वे एनक्लोज लूप नहीं बना रही होंगी, क्लोज लूप नहीं बना रही होंगी, और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा क्लोज लूप बनाएंगे, तभी तो फ्लक्स जीरो होगा। जैसे यहां से गई और वापस भी यहीं आएगी, तो किसी सरफेस में से जितनी लाइंस निकलेंगी घूम के सारी की सारी वापस भी आ रही होंगी, तो सरफेस में से जितनी है ना, तो टोटल फ्लक्स हमेशा के मैग्नेटिक में क्या होगा, जीरो, एनक्लोज सरफेस का। तो इसमें अगर मैं दूसरी बात यहां पे लिखूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस does not form closed loop, ये क्लोज लूप फॉर्म नहीं करती, ठीक है। और इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म्स क्लोज्ड लूप, ये क्लोज लूप फॉर्म करती, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म्स क्लोज लूप, ये क्लोज लूप फॉर्म करती हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप फॉर्म नहीं करती। क्या ये दो बात समझ में आई, ठीक है। इन दो थ्योरम से इसने ये बात कही, ठीक है। और ये दो थ्योरम इसने नहीं दी थी, किसी और की है, लेकिन इसने लिखी और इन्हें एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट, चार इसके इक्वेशंस हैं। तीसरा इक्वेशन इसने कहां से रखा, पहला इक्वेशन कहां से रखा, गोस थ्योरम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दूसरा रखा गोस थ्योरम इन मैग्नेटिज्म, और तीसरा रखा फैराडे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से। फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, चलो देखो पहले मैं साइड में एक्सप्लेन करता हूं, क्योंकि ये हो सकता है आपसे एक्सप्लेनेशन भी पूछे। एक्सप्लेनेशन, तो एक्सप्लेनेशन देखो क्या है। फैराडे का हमारा जो लॉ था वो क्या था कि ईएमएफ दैट इज इक्वल टू माइनस डी फाई बी अपॉन डी टी, यही था कि इतना ही ज्यादा ईएमएफ फॉर्म होगा जितना ज्यादा रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। फैराडे ने बस इतनी बात कही थी, ठीक है, और इससे बाद में और ज्यादा कुछ नहीं कहा, ठीक। अब यहां से एक्सप्लेनेशन शुरू होंगी, देखो साइड में। अब हमने एक रिलेशन पढ़ा था इसके बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल डिफरेंस का रिलेशन हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 2 में, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में। तो वहां पे हमने क्या पढ़ा था कि जो E है दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस dV बाई dr, ठीक है, ये इसका मोड, ऐसे एक रिलेशन हमने पढ़ा था। तो क्या मैं इस रिलेशन से
ये दे सकता हूं कि जो हमारा ईएमएफ है, यहाँ पे जो ईएमएफ है बेटे, वो किसके बराबर होगा? पोटेंशियल डिफरेंस के। मैं पोटेंशियल डिफरेंस कहूं या ईएमएफ कहूं, दोनों क्या है? एक ही बात है। यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस को डी भी कह रहे थे, ईएमएफ को क्या कह रहे हैं? बस ई। दोनों क्या है? सेम चीज है। ठीक है, तो मैं इसे क्या कह सकता हूं? ई। तो मैं ई इक्वल टू लिख सकता हूं, ई दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर। क्योंकि जब हम ये रिलेशन कर रहे थे तो एक्चुअली में डी आर इधर था, ई डॉट डी आर था, क्योंकि फिर ई डी आर कोस थीटा की वैल्यू कोई थी 180 डिग्री, जिससे क्या आया था? माइनस ई डी आर। तो ये माइनस भी इधर चलेगा, ई डी आर में से क्या लिख सकता हूं? ई डॉट डी आर। ठीक है, वो रिलेशन आप देखोगे तो समझ आ जाएगा। ठीक है, वो रिलेशन देखोगे तो समझ आ जाएगा आपको कि वो ई डॉट डी आर कैसे। तो यहाँ पे जो ईएमएफ है मैं क्या लिख सकता हूं? इसे ई डॉट डी आर। क्लियर है पॉइंट? तो अब इस ई की जगह पे यहाँ पे क्या लिखूं मैं? इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर दैट इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बी अपॉन डी टी। ठीक है, अच्छा, फाइव बी का वैल्यू क्या होता है? फाइव बी मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होगा? बी ए कोस थीटा। क्या होगा इसका फॉर्मूला? बी ए कोस थीटा। ठीक है, या हम क्या कह सकते हैं? बी डॉट ए। ठीक, तो मैं इसकी जगह फिर इसे क्या लिखता हूं? इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर दैट इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी ऑफ बी डॉट ए। एरिया तो आपका कांस्टेंट ही रहेगा, तो चेंज किस में आ रहा है? मैग्नेटिक फ्लक्स में। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड में। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कराएंगे, यानी कि टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, या टाइम चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, टाइम के हिसाब से जो क्या चेंज होगा मैग्नेटिक फील्ड, वो क्या प्रोडक्शन करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड को आप चेंज कराओगे तो क्या मिलेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बात इसने किससे बताई? फैराडे के लॉ से। फैराडे के लॉ से, ठीक है, यहां से स्टार्ट किया, ई की वैल्यू यहां से रखी, ई और वी के रिलेशन से, तो वहां से ईएमएफ की वैल्यू रखी और ये इसने बनाया। तो इसका जो यहाँ पे रिलेशन है, जो इक्वेशन इसकी है, वो ये है कि ई डॉट डी एल, ई डॉट डी आर को क्या कह सकते हैं हम? डी एल। ठीक है, तो ई डॉट डी एल दैट इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी ऑफ बी डॉट ई। ठीक है, तो इससे क्या पता चला कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या ये पॉइंट क्लियर है या इसमें कोई डाउट है? क्लियर है? तो यहां से कहां से समझ में आया हमें एक्सप्लेनेशन? यहां से कि सबसे पहले फैराडे लॉ लिया, फिर यहां पे जो ईएमएफ है यानी कि जो वोल्टेज है वो यहां से उठाई, ई और बी का रिलेशन, और यहां से फिर ये चीज ई की जगह पर रखी और ये इसने रिलेशन बनाया फ्लक्स का फॉर्मूला रख के। या तो ऐसा समझो या ऐसा समझो, इससे भी तो ये पता चल रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये बात तो फैराडे ने कही थी। पॉइंट क्या है? इससे उल्टी बात भी कही, वो एक चीज है ना, जो मैक्सवेल ने कही थी, जो उसकी सच्ची इक्वेशन है, जो मैं मानता हूं। ठीक है, वो इसके बाद, तो इससे हमें पता चलेगा कि दैट स्टेट्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड produces इलेक्ट्रिक फील्ड। रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड हम चेंज कराओगे तो टाइम के हिसाब से, तो क्या प्रोड्यूस होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। क्या ये पॉइंट सिंपल है? समझ आ गई बात? चल, नेक्स्ट लास्ट इक्वेशन। अब देखो, इस इक्वेशन में मैक्सवेल का नाम आता है एक्चुअली में। तो लास्ट इक्वेशन हमारी क्या है? एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है, और एम्पियर सर्किटल लॉ जो हमारा है, या एम्पियर सर्किटल इक्वेशन जो है,
उसे हम एम्पियर मैक्सवेल इक्वेशन भी कहते हैं। जो कौन सी इक्वेशन होगी? मॉडिफाइड इक्वेशन जो है, क्योंकि उसने उसमें उसके लॉ को क्या किया था? लो क्या किया था? मॉडिफाइड करता। ठीक है, तो इसे कहेंगे एम्पियर्स लॉ या मॉडिफाइड बाय मैक्सवेल या एम्पियर्स मैक्सवेल्स इक्वेशन। ठीक, तो इस इक्वेशन में क्या है देखो, अब एम्पियर का जो इक्वेशन था वो क्या था कि बी डॉट dl दैट इज इक्वल्स टू बी डॉट dl दैट इज इक्वल्स टू किसके बराबर होगा? म्यू नोट इंटू में आई, और इसने इसे मॉडिफाई किया था कैसे? IC प्लस ID ऐसे कि कंडक्शन करंट ही नहीं होगा, उसके साथ साथ क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। आप ये लो लगाओ, कहीं भी लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिस्प्लेसमेंट करंट तो हमने जितने भी डेरिवेशन किए थे उस चैप्टर नंबर 4 में कहीं था ही नहीं, तो बस इसकी वैल्यू क्या होगी? हर जगह 0। यही आप रखोगे तो वही है, सेम लो है, लेकिन कह रहा प्लस ये भी रखो, तब ये लो हर जगह काम करेगा, अदरवाइज हर जगह काम नहीं करेगा, चूक हो जाएगी। ठीक है, तो ये मॉडिफाइड लो है इसका। तो अब डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला तो पता ही है हमें। डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला क्या है? ID दैट इज इक्वल टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन dt। तो इसकी जगह ये रख देंगे, तो यहां पे B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट IC प्लस 1 बाई एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन dt। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? ES कोस थीटा या E डॉट H। ठीक है, तो क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट IC प्लस 1 बाई एप्सिलॉन नॉट डी बाई dt ऑफ E डॉट H। इससे क्या पता चलेगा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के हिसाब से चेंज हो तो ये भी प्रोडक्शन करता है किसका? मैग्नेटिक। ये बात बस एक सबसे गहरी बात जो उसने मैक्सवेल ने हमें कही। ठीक है, कैसे पता चला? ये कैपेसिटर के बीच में यहाँ है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने चेंज कराया, इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों प्लेट्स के बीच में चेंज कराया, क्या मिला? मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि यहाँ पे जब वो हमने यहाँ पे नॉर्थ पोल रखा तो नॉर्थ पोल ने क्या किया? टिल्ट किया, डिफ्लेक्शन किया। डिफ्लेक्शन किया दैट मीन्स ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे क्या है? इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड है, ये इंडिकेट कर रहेगा, दैट मीन्स इस यहाँ पे अगर मैं लूप ले तो उस लूप के अंदर क्या होगा? करंट भी होगा। तो करंट कौन सा होगा? डिस्प्लेसमेंट करंट होगा। ये बात मैक्सवेल, और यहीं से चीजें बोर्न होती है, यहीं से ओरिजिन होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का।